नमस्कार आप सभी को। मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। और आज भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत 20 प्रश्न रखे गए हैं। और आज के जो प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न, आज का जो टास्क आपको दिया गया था, सुबह 9 बजे के आसपास आपका टास्क मिला है। क्योंकि क्या है कि YouTube के माध्यम से रेगुलर बेसिस पे आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए जो टास्क है वो टेलीग्राम ग्रुप पर भी दिया जाता है या YouTube का जो कम्युनिटी टैब है उसमें रेगुलर बेसिस पर शेयर कर दिया जाता है। तो आप YouTube में नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना किया करें, टेलीग्राम ग्रुप पर देख लिया करें या YouTube के कम्युनिटी टैब में देख लिया करें, वहाँ पे डेली का टास्क आपको मिल जाएगा। क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हमें बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, चले शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी। बात हो रही है यहाँ पे राजा राम मोहन राय की, और उनकी एक पुस्तक की बात हो रही है कि ये किस भाषा में लिखी गई थी। 4 विकल्प आपके सामने हैं, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और बंगाली। जब विभिन्न समाज सुधारकों के बारे में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे राजा राम मोहन राय का नाम आपने अवश्य पढ़ा होगा, और उन्हीं से जुड़ी हुई ये चर्चा आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको बता दें कि इनकी जो पुस्तक थी इसी का एक अन्य नाम भी था, और इस पुस्तक का नाम था तुहफत उल मुआहिद्दीन। यही यही पुस्तक है, तुहफत उल मुआहिद्दीन। ये जो पुस्तक है ये मेन पुस्तक है, और इसी का जो नाम है, एक अन्य नाम भी है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। और आपको बता दें कि ये जो पुस्तक है ये फारसी भाषा में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प, फारसी भाषा। आगे बढ़ते हैं। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता को समर्थन दिया। बोला जा रहा है कि वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता को समर्थन दिया। अब इसमें यदि देखेंगे तो एक व्यक्ति का नाम आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। आपने देखा होगा कि 1830 ईस्वी के आसपास से ये संबंधित हैं। और आपने देखा होगा कि बंगाल में इन्होंने धर्म सभा की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना किया था? धर्म सभा की स्थापना भी इनके द्वारा 1830 ईस्वी में की गई थी। और इन्होंने सामाजिक धार्मिक जो सुधार थे, जो सामाजिक धार्मिक सुधार उस समय हो रहे थे, विशेष रूप से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, विशेष रूप से राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, तो उन सब का ये विरोध कर रहे थे। और विशेष रूप से ये रूढ़िवादिता को समर्थन देने वाले थे, और इनका नाम है राधाकांत देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प, राजा राधाकांत देव। अगला आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। सबको जवाब देना है, देखो इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। 4 विकल्प हैं, रामकृष्ण परमहंस, M.N. दास गुप्ता, स्वामी विवेकानंद या स्वामी रंगनाथनंद। रामकृष्ण मिशन की यदि हम बात करें तो आप जानते हो 1897 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हो गई थी, और इसकी स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि वर्ष 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे औपचारिक तौर पर पंजीकृत कराया गया था। रामकृष्ण मिशन की यदि हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था। कलकत्ता का एक स्थान है जिसको बोलते हैं बेलूर। कलकत्ता के बेलूर में इसका जो मुख्यालय था वो खोला गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। क्या बोला जा रहा है? सत्य शोधक समाज की बात हो रही है, और यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा बता दिया कि इनका प्राथमिक जोर जो है सत्य की खोज पर था। यदि आपने सत्य शोधक समाज के बारे में पढ़ा होगा तो बात आती है 1873 ईस्वी की। 1873 ईस्वी के आसपास एक नाम आता है, इनका नाम है ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले ने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने शक्तिशाली जो गैर ब्राह्मण आंदोलन है उसका संचालन किया था, और अपनी पुस्तक गुलामगिरी
इनकी जो पुस्तक है गुलामगिरी, इसमें अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा दलितों तथा वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में कार्य किया था। तो इनका एक संगठन भी था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गुलामगिरी। तो बात हो रही है ज्योतिबा बाई फूले की। आगे बढ़ते हैं। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को, गोविंद रानाडे को, ज्योतिबा बाई फूले को, या बाल गंगाधर तिलक को? बात हो रही लोकहितवादी। आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। इनका नाम था गोपाल हरि देशमुख, और 1823 से लेकर के 92 ईस्वी तक इनका आप कह सकते हैं समय काल रहा है, और ये इस समय काल में लोकहितवादी के रूप में विश्वविख्यात थे। अगला प्रश्न, यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, एक में कुछ संगठनों के नाम दिए हैं और एक में कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं। आपको इसको मार्क करना है कि कौन सा संगठन किस व्यक्ति से संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे प्रयास करना है कि इसका सही सही जवाब आप सभी दें। चलिए, इंडियन एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, 4 संगठनों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहली बात, आप सबने पूना सार्वजनिक सभा के बारे में अवश्य सुना होगा, और इसका संबंध है महादेव गोविंद रानाडे से। और जैसे ही बी का आप तीसरा देखते हो, और सारे विकल्प जो हैं चाहे बी सी डी हों, ये हो जाते हैं आपके बाहर। ए विकल्प आपका यहाँ से सही उत्तर हो जाता है। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसका संबंध है सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो फिरोज शाह मेहता से, और मद्रास महाजन सभा की बात करें तो संबंध है आनंद चार्लू से। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया है ब्रिटिश एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है आपका सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब इनमें आपको बताना है, अभी इसमें से एक है जिसकी चर्चा पिछले प्रश्न में भी हुई थी। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, और इसके जो संस्थापक सदस्य थे उसमें राजेंद्र लाल थे, राधाकांत देव भी इसमें थे। तो यहाँ पे राधाकांत देव का नाम दिया हुआ है, तो सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से हम राधाकांत देव को जोड़ देंगे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी बम्बई में, और इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। इनकी चर्चा अभी पिछले प्रश्न में भी हमने की है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो इसके संस्थापक सदस्यों में याद कर लीजिएगा, पहला नाम आता है फिरोज शाह मेहता, पहला नाम, ठीक है। दूसरा नाम इसी में आता है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी दूसरा नाम आता है। और तीसरा नाम जो आता है इसका नाम है टी तैलंग, टी तैलंग। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे के टी तैलंग का नाम दिया है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से आप इनको जोड़ देंगे, मतलब ये बी का होगा। इसके बाद है सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन। देखो नाम से ही स्पष्ट है, मुस्लिम धर्म से संबंधित है, विशेष रूप से मोहम्मडन की बात की गई है, तो आँख मूंद के आप सैयद हमीद अली को जोड़ सकते हो। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जब बात करते हैं तो इसका संदर्भ जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले से हो जाता है, क्योंकि वर्ष 1905 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो यहाँ पे याद रखना है कि इस तरह के प्रश्नों में यदि एक के बारे में भी हमें पता है तो हमारा जवाब हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा समय देना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो थोड़ा समय देना चाहिए, निश्चित तौर पे विकल्प कोई ना कोई निकल जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे नाम दिए हैं और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान दिए हुए हैं कि भैया इन लोगों ने कहाँ पे अध्यक्षता की थी। ठीक है, इन लोगों ने अध्यक्षता कहाँ पे की थी ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इतने नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ अबुल कलाम आज़ाद की, सबसे पहले बात हम करते हैं अबुल कलाम आज़ाद की।
अबुल कलाम आज़ाद का संबंध है रामगढ़ वर्ष 1940 से। सरोजनी नायडू आप सबको पता होगा क्योंकि इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सरोजनी नायडू का संबंध है कानपुर अधिवेशन से। मोतीलाल नेहरू की यदि हम बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू का संदर्भ है अमृतसर अधिवेशन से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यदि हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो संदर्भ है वो बम्बई अधिवेशन से है। तो यहाँ पे कहने का मतलब था, ये जो प्रश्न रखा गया है कि आप जो प्रमुख कुछ नेता रहे हैं इनके द्वारा जिन अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई है वो पता होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू हो गए, नेहरू जी हो गए, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये सब आपको देखना है, ये तैयार करना है आपको, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पे रखा गया है। प्रश्न संख्या 9, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। बोला गया कांग्रेस का एक ही अधिवेशन था जहाँ पे एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। तो वो गवर्नर जनरल कौन थे और वो अधिवेशन कौन था, आपको बता दें। इनका नाम आता है लॉर्ड विलिंगटन। और लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था और ये वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था, ठीक है। तब विलिंगटन जो है वो गवर्नर जनरल नहीं था, ये भी याद रखना। जब ये इस सम्मेलन में भाग लिए थे तब ये गवर्नर जनरल नहीं थे। और भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में इनका जो कार्यकाल होता है वो 1931 से 36 के बीच होता है। मतलब ये गवर्नर जनरल 1931 से 36 के बीच बने थे, लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वर्ष 1915 में सम्मिलित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सूचियाँ दी गई हैं, कुछ अधिवेशनों की बात की गई है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित, उन्हीं को आपको मिलान करना है। जैसे मेरठ अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन की बात करें तो वर्ष 1946, कानपुर अधिवेशन वर्ष 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916 बहुत महत्वपूर्ण है, और बनारस अधिवेशन 1905। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन लगातार पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ से बात आ गई है बिहार राज्य विशेष की। बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान, ठीक है, और सारण, भोजपुर, ठीक है, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। 3 इधर हो गए, 4, 5, 6, 7 और 8 ज़िले हैं जो यहाँ पे सीमा साझा करते हैं। अब रोहतास, कैमूर, बक्सर सब इसमें दिया है, मतलब डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन है। राज्य के पश्चिमी जिलों में बात करते हो तो पश्चिमी चंपारण आता है, ठीक है, गोपालगंज आता है, सिवान आता है, बक्सर आता है, ठीक है, कैमूर आता है। अब इसमें सबसे पश्चिमी कौन सा है तो सबसे पश्चिमी आता है कैमूर, ये आपको याद रखना है। और कैमूर वही जिला है जहाँ पे आपको दुर्गावती जलप्रपात देखने को मिलेगा। दुर्गावती जलप्रपात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दुर्गावती नदी पर। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पे देखने को मिलेगा। एक झील यहाँ पे देखने को मिलती है जिसका नाम है अनुपम झील, वह भी यहीं से संदर्भित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण बिहार के किस जिले में ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण पाए गए हैं। दक्षिण बिहार में किस जिले में ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण पाए गए हैं। तो ये जिला बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है, आप कह लीजिए, ठीक है, या आप ऐसे कह लीजिए कि दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और ये जिला आपका है बांका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बिहार के दक्षिणी जिले में स्थित पहाड़ किसका भाग है। बिहार के दक्षिणी जिले में जो पहाड़ हैं ये किसका भाग हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहार के दक्षिणी जिले में स्थित जो पहाड़ हैं ये छोटा नागपुर पठार का
विस्तार। अगला प्रश्न, हरहा घाटी का क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर है? हरहा घाटी का जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है आपको बताना है। चलिए बताइएगा। हरहा घाटी का 180 वर्ग किलोमीटर, 195, 208, 214 वर्ग किलोमीटर कितना है ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, बताइए। चलिए बताइए, हरहा घाटी का जो एरिया है वो कितना है ये आपको बताना है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जब हम हरहा घाटी की बात कर रहे हैं तो हरहा घाटी है कहाँ पे, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बताइएगा हरहा घाटी। देखो अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि इसका जवाब आप बताएं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा, हरहा घाटी की बात हो रही। देखो जब हम बात कर रहे हैं हरहा घाटी की तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 214 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर श्रेणी का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? सोमेश्वर श्रेणी का कुल कितना वर्ग किलोमीटर एरिया है आपको बताना है। आप जानते हैं सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में आपको देखने को मिलता है और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, सर्वोच्च शिखर जो है, उसका नाम है फोर्ट सोमेश्वर। और फोर्ट सोमेश्वर की जो ऊंचाई है वो है 880 मीटर या आप कह लीजिए 2884 फीट। ठीक है। और इस क्षेत्र में विशेष रूप से सोमेश्वर, भिखनाथोरी, कौपन, हरहा ये प्रमुख दर्रे हैं और इनसे भारत और नेपाल के बीच मार्ग तैयार होता है। इसका क्षेत्रफल है 784 वर्ग किलोमीटर। अगला, सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग भारत को किससे अलग करता है? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कई सारे दर्रे हैं और ये दर्रे भारत और नेपाल के बीच मार्ग बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो गया नेपाल। अगला प्रश्न, गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के अवसाद से हुआ है? गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण बताइएगा। गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण कहाँ से हुआ है ये आपको बताना है। देखो बात हो रही गंगा की, तो बिहार में जैसे पटना शहर हो गया, जैसे बक्सर शहर हो गया, जैसे मोकामा शहर हो गया, ठीक है, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब कहाँ हैं? ये सभी गंगा नदी के तट पर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा कि भोजपुर और सारण, ये दो आपको याद रखना है। भोजपुर और सारण जिले की सीमा निर्धारित करते हुए जो गंगा नदी है वो बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी लंबाई 405 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। ठीक है। कौन से जिले स्थित हैं गंगा के किनारे? तो याद रखना 12 जिले हैं बिहार के जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। सर्वाधिक लंबाई पूछा जाए गंगा नदी की कहाँ है तो आप बताएंगे पटना में सर्वाधिक लंबाई देखने को मिलती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है? किस नदी के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है? तो आपको बता दें कि यहाँ पे जब आप बात करते हैं कि किसके अवसाद से इसका निर्माण हुआ है तो इसका जो उत्तर है ये आपका हो जाता है डी, मतलब महानंदा, कोसी और घाघरा। क्यों? क्योंकि ये जो नदियां हैं ये सभी उत्तर दिशा में मिलने वाली इनकी सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बया नदी जो है ये उत्तर दिशा से मिलती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प। आगे अगला प्रश्न, राजगीर गिरियक पहाड़ी मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? ये पहाड़ी किस जिले में स्थित है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, ये पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा ये पहाड़ी नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये पहाड़ी नालंदा जिले में स्थित है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और नालंदा का एक पड़ोसी जिला है क्या? नवादा। और नवादा में क्या देखने को मिलता है? ककोलत जलप्रपात, ये भी याद रखिएगा, ककोलत जलप्रपात याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ का एक पड़ोसी है शेखपुरा, नालंदा का ही एक पड़ोसी जिला है शेखपुरा। शेखपुरा क्यों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आज का होमवर्क है पहला होमवर्क क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले बिहार के 3 जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ पे है। दूसरा, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं आपको बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनघनत्व वाले बिहार के जिले कौन से हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो इसके साथ साथ जो टास्क दिया जाता है उसको 100% कंप्लीट करिए। वीडियो समाप्त होने के बाद इसके कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपका क्या रेशियो रहा है। जैसे 19 प्रश्न हैं
तो 19 में से कितने 10 सही हुए, तो 10/19 आप टाइप करो, 15 सही हुए 15/19 टाइप करो। ये आप अवश्य हमें अवगत कराओ, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।